नमस्कार। कभी सोचा है कि जब उत्तर भारत में वेदों की रचना हो रही थी तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। चलिए आज इतिहास की किताबों से जरा धूल हटाते हैं और एक ऐसी कहानी को सामने लाते हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। एक ऐसे प्राचीन भारत की कहानी जिसके एक नहीं दो चेहरे थे। और यही सवाल दरअसल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम भारतीय इतिहास मानकर चलते हैं, क्या वो असल में सिर्फ सिर्फ उत्तर की कहानी है, या फिर ठीक उसी वक्त इसी जमीन पर कोई और ही दमदार कहानी लिखी जा रही थी। ठीक है, तो चलिए पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जिसे हम सब जानते सुनते आए हैं, यानी उत्तर भारत की कहानी। इससे हमें एक बेसलाइन मिल जाएगी, है ना, ताकि हम दक्षिण की उस अनोखी कहानी से इसकी तुलना कर सकें। तो उत्तर की कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। करीब 1500 ईसा पूर्व सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाके में पशुपालक समुदाय थे जो ऋग्वेद के भजन रच रहे थे। फिर आया एक गेम चेंजर। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का इस्तेमाल। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया, खासकर खेती। और देखते ही देखते 600 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदानों में बड़े बड़े राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, उभरने लगे। तो उस दौर के उत्तरी समाज की एक तस्वीर दिमाग में बनाइए। यज्ञ की आग जल रही है, कबीले अब धीरे धीरे एक इलाके की पहचान बना रहे हैं और लोहे की कुल्हाड़ियों और हलों से जंगल साफ करके खेत बनाए जा रहे हैं। ये वही जानी पहचानी तस्वीर है जो हमें इतिहास की किताबों में मिलती है। लेकिन अब चलिए अपनी नजरें घुमाते हैं विंध्य पर्वत के पार, दक्षिण की तरफ। यहां एक बिल्कुल अलग, एक पूरी तरह से अलग कहानी पनप रही थी। एक ऐसी कहानी जो भजनों की नहीं, बल्कि विशालकाय स्मारकों और धातु की थी। दक्षिण में जो हमें मिलता है उसे कहते हैं महापाषाण संस्कृति। महा यानी बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। ये लोग बहुत बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक बना रहे थे जो अक्सर अपने मृतकों की याद में होते थे। लेकिन इन पत्थरों के नीचे एक और खजाना दबा मिला, लोहा। ये दक्षिण में एक नई टेक्नोलॉजी क्रांति का साफ संकेत था। ये लाइन तो जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है। जरा सोचिए, एक ही टाइम पर, एक ही देश के अंदर, एक तरफ लोग बैठकर प्रकृति की शान में भजन रच रहे हैं और दूसरी तरफ लोग बड़े बड़े विशाल पत्थरों से शानदार स्मारक बना रहे हैं। मतलब कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ये, है ना? और हाँ, इन्हें कोई पिछड़ा हुआ समाज समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। जरा इनके औजारों पर नजर डालिए जो खुदाई में मिले हैं। खेती के लिए कुदाल और दराती, लड़ाई के लिए तलवारें और भाले। उन्होंने लोहे को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल करना सीख लिया था। ये उनकी जबरदस्त तकनीकी स्किल का सबूत है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो सिर्फ लोहे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो इसे खुद बना रहे थे। तमिलनाडु में पयमपल्ली जैसी जगहों पर भट्ठियों के निशान और लोहे का कचरा मिला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जानते थे कि अयस्क से धातु कैसे निकालनी है। वो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर थे। तो अब वो वक्त आ गया है कि इन दोनों समानांतर चल रही कहानियों को एक साथ रखकर देखें। जब हम उत्तर और दक्षिण की टाइमलाइन को अगल बगल रखते हैं ना, तो भारत की एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। जिस दौर में उत्तर में वैदिक भजन लिखे जा रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण में महापाषाण लौह युग अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। और जब उत्तर में मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य बन रहा था, तब दक्षिण में ये स्मारक बनाने वाली संस्कृति अपने चरम पर थी। ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं जो एक ही समय में एक ही देश में साथ साथ मौजूद थीं। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े पत्थरों और लोहे के औजारों का आखिर मतलब क्या था? इनका महत्व सिर्फ पुरानी चीजें मिलने तक ही नहीं था। नहीं, ये दक्षिण भारत की एक अपनी, एक अलग पहचान की नींव रख रहे थे। ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह है। लोहे की टेक्नोलॉजी आई जिससे खेती बेहतर हुई। बेहतर खेती का मतलब था ज्यादा अनाज। ज्यादा अनाज से आबादी बढ़ी, व्यापार बढ़ा और आखिरकार शहर बसने लगे। इसी ने उन महान दक्षिणी राज्यों के लिए एक तरह से स्टेज तैयार किया जिनके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। ये जो बात कही गई है, ये इस संस्कृति के महत्व को एकदम सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये एक पुल था। एक ऐसा पुल जो दक्षिण भारत को उसके प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक जमाने से निकालकर ऐतिहासिक काल में ले आया, जहां से हमें राज्यों और साम्राज्यों की कहानियां मिलनी शुरू होती हैं। तो आखिर में हमारे सामने दो अलग अलग रास्ते हैं जो दोनों ही महानता की ओर जाते हैं।
उत्तर ने धर्म, दर्शन और जमीन पर फैले बड़े साम्राज्यों का रास्ता अपनाया। वहीं दक्षिण ने टेक्नोलॉजी, व्यापार और समुद्र पर अपनी ताकत का रास्ता चुना, जिससे चेर और पांड्य जैसे राज्य बने जो दूर दूर तक रोम तक व्यापार करते थे। कोई भी रास्ता दूसरे से कम नहीं था। इन दोनों ने मिलकर ही भारत की इस शानदार विरासत को बनाया है। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर दक्षिण भारत की इतनी बड़ी, इतनी अहम कहानी हमारी नजरों से छिपी रह सकती है, तो इतिहास के पन्नों में और कितने ऐसे अनकहे अध्याय दबे हुए होंगे। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि अनगिनत रास्तों का एक उलझा हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत नक्शा है, जिसे खोजना अभी बाकी है।